नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारा खास शो जो हम लेकर आते हैं अपने व्यूअर्स की हेल्प करने के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने के लिए, उनके फाइनेंसेस को बेहतर बनाने के लिए। कोई भी सवाल किसी भी तरीके का, आपके पोर्टफोलियो रिलेटेड, आपके गोल्स रिलेटेड, कोई भी कंफ्यूजन किसी भी जर्नी में आपको हो रही है तो योर मनी उस कंफ्यूजन को करेगा दूर। आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं योर मनी में व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। व्हाट्सएप नंबर है 7045220000, yourmoney@nwt.com हमारी ईमेल आईडी है। फेसबुक और एक्स पर जाएंगे तो शो को लाइव देख सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं #AskAwaz योर मनी लिखकर। आज हमारे साथ शो में मौजूद है मोहित गांग, जो कि को फाउंडर और सीईओ है मनी फ्रंट के। मोहित नमस्कार, स्वागत है आपका। और इनफैक्ट थोड़े से बजट बेसिक्स पर फोकस करते हैं, क्योंकि योर मनी का पर्पस सिर्फ प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करना ही नहीं है, बल्कि नॉलेज को थोड़ा सा और इंक्रीज करना है। और जब बात बजट की हो रही हो, बजट नज़दीक हो, तो जानना ज़रूरी है कि एग्जैक्टली बजट की रेलेवेंस क्या है, क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि एग्जैक्टली किस तरीके से हमारे फाइनेंसेस को, हमारे मार्केट्स को अफेक्ट करता है। पर्सनल बजट या फिर यूनियन बजट, इसमें क्या डिफरेंस होता है? तो पहले तो इन्हीं बेसिक्स के साथ शुरुआत करते हैं, बताइए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीपाली जी। तो देखिए, अगर बहुत ही आसान सरल भाषा में समझाना हो कि बजट क्या है, तो बजट बेसिकली एक ऐसा ज़रिया है, एक ऐसी चीज़ है जो बताता है कि आपको अपना पैसा कहाँ कैसे लगाना है, ताकि बाद में आपको ये ना सोचना पड़े कि मैंने पैसा कैसे लगा दिया, ये कहाँ लगा दिया, राइट? सो इंस्टेड ऑफ वंडरिंग आफ्टरवर्ड्स, इट्स बेटर टू प्लान इन फ्यूचर। तो बजट उस तरह का एक प्लानिंग का दस्तावेज़ है। ये भारतीय, अगर इकोनॉमी के तहत इसको देखें, तो इकोनॉमी का लेखा-जोखा है, इकोनॉमी का पूरा अकाउंट्स है। ये दिखाता है कि भारतीय सरकार ने पैसे को कहाँ-कहाँ अर्न किया, कैसे कमाया, किन ज़रियों से कमाया और कितना कमाया। फिर ये वो भी दिखाता है कि इस पैसे को उन्होंने कैसे खर्च किया, कहाँ-कहाँ किस हेड के अंदर में उन्होंने कितना एक्सपेंडिचर किया और उन्होंने क्या इस पे सरप्लस रन किया या इस पे डेफिसिट रन किया। ये तो पिछले साल का लेखा-जोखा हुआ। पर बजट जो है वो आने वाले साल के लिए भी मापदंड तय करता है कि किस तरह से हमको खर्चा करना है, कितना करना है, कहाँ करना है, किस तरह से हमारी कमाई होगी, कहाँ से होगी, और हम अगर डेफ़िसिट रन करेंगे तो कितना डेफ़िसिट रन करेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा और बहुत अहम नंबर होता है। ये दिखाता है कि अगर हमको बहुत ज़्यादा डेट लेना पड़ेगा इकोनॉमी को चलाने के लिए, तो उसकी व्यवस्था कहाँ से होगी? क्या भारतीय सरकार को बहुत ज़्यादा बॉन्ड इश्यूएंसेस करने पड़ेंगे? उसके चलते क्या इंटरेस्ट रेट्स और ब्याज की दरें और ऊपर जाएँगी, चीज़ें और महँगी हो जाएँगी? तो इन्फ्लेशन, आपके टैक्सेशन, आपकी ब्याज की दरें, आपका आने वाले टाइम में कहाँ किस हेड पे कितना खर्चा होगा, आपकी ईएमआईज़ कैसी होंगी, आपके कंज़म्पशन के बजट्स कैसे होंगे, ये सब निर्धारित होता है बजट से। तो बजट जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है पूरी इकोनॉमी के लिए, और इकोनॉमी से वो नीचे ट्रिकल डाउन होकर हम सब पर इंडिविजुअली भी उतना ही असर छोड़ता है। ओके। अच्छा, जब हम आमतौर पे यूनियन बजट जब आता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो 2-3 टर्म्स को बहुत इम्पोर्टेंट रीड किया जाता है, और उन दोनों टर्म से रिलेटेड जो भी जानकारी वित्त मंत्री देती हैं, उसका इमीडिएट इम्पैक्ट हम मार्केट्स पर भी देखते हैं। एक तो रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, और दूसरा फिस्कल डेफिसिट। तो ये जो बजट कंपोनेंट्स हैं, ये क्या हैं, इनकी रिलेवेंस क्या है, क्यों ये अफेक्ट करता है? जी, तो देखिए, रेवेन्यू है कि हमारी आय कितनी है या आमदनी कितनी है और वो कहाँ-कहाँ किन स्रोतों से आई है हमारे पास में। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले होता है कि आप कहाँ से इनकम अर्न करती है गवर्नमेंट, तो सबसे बड़ा ज़रिया है टैक्सेस। तो टैक्सेशन में 2 आधार होते हैं, एक है इनडायरेक्ट टैक्सेस और एक है डायरेक्ट टैक्सेस। तो वहाँ से, यानी इनकम टैक्स के ज़रिए या फिर जीएसटी, एक्साइज़ ड्यूटी, कस्टम्स, इसके तहत गवर्नमेंट कितना पैसा कमा रहा है। तो ये एक तो सबसे बड़ा ज़रिया हो गया। फिर होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो आता है आपके डिविडेंड से, जो पीएसयू बैंक्स डिविडेंड्स देती हैं, आरबीआई जो डिविडेंड देता है, या फिर गवर्नमेंट की जो शेयर हिस्सेदारी है, या फिर गवर्नमेंट ने कुछ डिसइन्वेस्टमेंट किया, कहीं पर कुछ फीस किया, कहीं ऑक्शन हुआ स्पेक्ट्रम का, कोल माइन्स के ब्लॉक्स हुए, उनके ऑक्शन हुए, तो ये नॉन टैक्स रेवेन्यू है। तो टोटल मिलाकर जो रेवेन्यू आता है वो आपका पूरा रेवेन्यू है बजट का, यानी कितनी हमारी आय है। अब आते हैं एक्सपेंडिचर पे।
एक्सपेंडिचर भी इसी तरह 2 तरह के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कि आपका सालाना खर्चा है, सैलरीज़ का हो गया, वेतन का हो गया, आपकी पेंशन्स का हो गया, आपके इंटरेस्ट पेमेंट्स हो गए हैं, जो गवर्नमेंट ने पहले लोन ले रखा है, जो पहले डेफ़िसिट रन करते हैं, उसके ऊपर में इंटरेस्ट पेमेंट्स हो गए, या फिर सब्सिडीज़ हैं, जो भी एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है गवर्नमेंट का गैस पे, लाइट पे, जहाँ पर भी गवर्नमेंट कोई भी छूट देती है, उस पे जो खर्चा होता है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। जो इकोनॉमी के लिए प्रोडक्टिव होता है और महत्वपूर्ण होता है, वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी सरकार सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कितना खर्च कर रही है, रोड पे, रेलवेज़ पे, पोर्ट्स पे, डिफेंस पे। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो इमीडिएट बेनिफिट नहीं देता, बट उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है इकोनॉमी में, यानी उससे रोजगार बढ़ता है और आने वाले सालों के लिए अलग-अलग सुविधाएँ मुहैया होती है। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का नंबर है, वो ज़्यादा ज़रूरी है, बट उसके लिए गवर्नमेंट के पास में लीवे होना चाहिए, यानी आपके सारे दूसरे खर्चे निकलने के बाद गवर्नमेंट के पास में स्कोप होना चाहिए कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे कुछ एलोकेशन कर पाए। पर डिफेंस इक्विपमेंट भी इसी में आते हैं, तो ये बहुत बड़ा एलोकेशन समझा जाता है। तो ये एलोकेशंस आपके एक्सपेंडिचर के हो गए। तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर, आपने जितना कमाया, उसमें से जितना खर्चा कर दिया, वो आपका प्रॉफिट होगा, पर उतना सरकारों के पास होता नहीं है। आम तौर पर अगर देखेंगे, तो भारत में हमेशा हम डेफिसिट रन करते आए हैं। इसका मतलब कि हम खर्चा ज़्यादा करते हैं और हमारी रेवेन्यू कम होती है। तो यहाँ पर आता है फिस्कल डेफिसिट का नंबर। अगर हम ये बोलते हैं कि हमारा फिस्कल डेफिसिट 4% है या 3.5% रहेगा आने वाले साल में, तो इसका मतलब कि हमने जितनी जीडीपी कमाई उस साल में, उसका 3.5% हमने डेफिसिट रन किया है, और ये डेफिसिट के लिए गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ेगा। जब गवर्नमेंट बोरो करती है, तो वो नए बॉन्ड्स इश्यू करती है। ये बोरोइंग पब्लिक से हो सकती है, बैंक से हो सकती है, ये फॉरेन बोरोइंग भी हो सकती है, और इस पे गवर्नमेंट को ब्याज देना पड़ता है। तो वो इंटरेस्ट पेमेंट्स में चला जाता है। बट फिस्कल डेफिसिट का जो नंबर है, वो एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नंबर है पूरे बजट का, तो उस पे हम सबको नज़र रखनी चाहिए कि कितना फिस्कल डेफिसिट हम रन कर रहे हैं। अगर आप पिछले कुछ सालों से देखें दीपाली जी, तो जो फिस्कल डेफिसिट का नंबर है, वो लगातार गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कम करने का। कोविड के समय में ये नंबर 9% तक चला गया था, और अब उसे कम कर हम 3.5% या 4.5% के आसपास लाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ओके। तो चलिए, जिन टर्म्स की हमने अभी बातचीत की, इनकी रेलेवेंस सबसे ज़्यादा है। सिंपल सरल भाषा में यहाँ पर समझाया मोहित ने कि बजट के मायने क्या हैं, यूनियन बजट पर्सनल बजट में क्या अंतर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। एग्जैक्टली जैसे आप अपने घर के बजट की प्लानिंग करते हैं, ऐसे ये देश के खर्चे की प्लानिंग होती है, और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हुए अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करेंगे। पहले व्यूअर से भी कनेक्टेड है हमारे साथ, उनसे करते हैं बातचीत। सिद्धार्थ है हमारे साथ पुणे से। सिद्धार्थ नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। जी गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। मैंने पोर्टफोलियो शेयर किया हुआ है अपना। आई एम करंटली डूइंग एसआईपी ऑफ इन अ 4 फंड 10,000 पर मंथ, UTI Nifty 50 index fund, Parak ELSS fund, Axis large and mid cap, and Bandhan small cap. And my current portfolio value is 4 lakh. And now I'm planning to start new portfolio for my retirement plan. And I'm planning to invest 25,000 per month. So उसके लिए मैंने 4 फंड सिलेक्ट किए हैं: महिंद्रा स्मॉल कैप, HDFC फोकस्ड, एडलवाइज मिड कैप, एंड इन्वेस्को इंडिया फ्लेक्सी कैप. So my question is it right approach to start new portfolio with a different scheme other than my current portfolio? And please review my current scheme and new scheme I selected. Okay. तो यानी गोल्स को डिफाइन करके अलग अलग पोर्टफोलियो बनाने की इनकी प्लानिंग है। फिलहाल जो 10,000 की सिप चल रही है, वो UTI Nifty 50 इंडेक्स फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एक्सिस लार्ज एंड मिड कैप, यहाँ पर 2500 ईच, 2000 है पराग पारिक ELSS फंड में, बंधन स्मॉल कैप में 3000 है। 25,000 के लिए एडिशनल सिप क्रिएट करनी है। अच्छा, पहले वाले पोर्टफोलियो में 10% स्टेप अप भी करेंगे, 25,000 की एडिशनल सिप बनानी है इनको रिटायरमेंट के लिए। तो क्या अलग पोर्टफोलियो क्रिएट करें, मर्ज पोर्टफोलियो को ही बनाए रखें? उसके लिए इन्होंने कुछ 4-5 फंड सेलेक्ट किए हैं: ICICI प्रू लार्ज एंड मिड कैप, महिंद्रा मनुलाइफ स्मॉल कैप, HDFC फोकस फंड, एडलवाइज मिड कैप, साथ ही इन्वेस्को इंडिया फ्लेक्सी कैप। क्या सजेशन इनके लिए रहेगा? गोल इन्होंने बताया 5 करोड़ का इन 20 ईयर्स। जी, तो देखिए सिद्धार्थ जी,
अलग-अलग गोल्स निर्धारित करना आई थिंक फाइनेंशियल फ्रीडम की पहली स्टेप है और बहुत-बहुत बधाई आपको कि आप इतना मेथोडिकली, इतना सिस्टमैटिकली सोच रहे हैं अपने गोल्स के बारे में और उनको फुलफिल करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपके गोल्स की बात करता हूँ। जो आपका पहला गोल है चाइल्ड एजुकेशन का, तो वहाँ पर करंटली आपके पास में ऑलरेडी 4 लाख का पोर्टफोलियो इकट्ठा हो चुका है। 10,000 रुपए की एसआईपी है, 10% का स्टेप अप है। अगर मैं यहाँ पर 12% की रेट अज़्यूम कर लूँ, तो करीब 1 करोड़ 98 लाख रुपए का पोर्टफोलियो आप यहाँ पर जमा कर लेंगे। और अगर मैं आपके रिटायरमेंट के कॉर्पस की बात करूँ, जहाँ पर आप 25,000 रुपए की एक्स्ट्रा एसआईपी लगाना चाहते हैं और 10% स्टेप अप के साथ में, तो वहाँ करीब-करीब आप 4 करोड़ 65 लाख रुपए की रकम जमा कर लेंगे 20 साल के अंदर, राइट? तो ये तो रही आपके गोल्स की बात। अब जो आपने सवाल पूछा है कि क्या गोल्स के लिए आपको अलग पोर्टफोलियो की आवश्यकता है? जी, मुझे नहीं लगता कि आपको अलग पोर्टफोलियो की आवश्यकता है। अगर आप इसी तरह 3-4 गोल और बढ़ा देंगे आने वाले समय में, तो आपकी जो स्कीम्स की संख्या है, वो बढ़कर करीब 10, 20, 25 पता नहीं कितनी चली जाएगी, राइट? तो इसकी ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपके अलग-अलग गोल भी हैं, तो सेम स्कीम्स के अंदर में आप अपने एलोकेशंस को डिफाइन कर सकते हैं। इसके 2 तरीके होते हैं। पहला, आप उन्हीं स्कीम्स में अपने एसआईपी को कंटिन्यू करिए बिकॉज़ वो स्कीम्स में एक पर्टिकुलर एसेट एलोकेशन आपने फॉलो किया है और जब आपका पहला गोल आ जाए, तो वहीं से आप रिडीम कर लीजिए या उसके जस्ट पहले गोल के 1 साल पहले आप उतना एलोकेशन उन स्कीम्स में से निकाल लीजिए और बाकी कॉर्पस जो है स्कीम्स में चलने दीजिए अपने आने वाले अगले गोल्स के लिए। अगर आपको लगता है कि ये बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाएगा और थोड़ा जटिल है, तो आप सेम स्कीम में 2 अलग-अलग फ़ोलियो बना सकते हैं। एक फ़ोलियो को आप चाइल्ड एजुकेशन के लिए निर्धारित करिए और दूसरे फ़ोलियो को आप रिटायरमेंट के लिए निर्धारित करिए और सेम स्कीम में आप 2 अलग-अलग फ़ोलियो में निवेश कर सकते हैं, तो उससे भी थोड़ी सुविधा होगी और ज़्यादा स्कीम्स आपको ऐड नहीं करने पड़ेंगे। बिकॉज़ देखिए, अगर आप ऐसे सोचते हैं कि मुझे एक मिड कैप स्कीम चाहिए पोर्टफोलियो में चाइल्ड एजुकेशन के लिए भी और रिटायरमेंट के लिए भी, तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो स्कीम चाइल्ड एजुकेशन के लिए अच्छी हो, वो रिटायरमेंट के लिए खराब हो जाए। अनलेस दोनों का समय का दायरा जो है वो बहुत अलग है। अगर आप मुझे बोलते हैं कि एक स्कीम 2 साल के लिए और एक स्कीम 20 साल के लिए है, तो वो डेफिनिटली अलग हो सकती है। बट अगर दोनों ही स्कीम बहुत लंबे टेन्योर के लिए है, यानी 10 साल से ऊपर की अवधि के लिए है, तो आपको अलग-अलग स्कीम्स की आवश्यकता नहीं है, राइट? जहाँ तक आपके पोर्टफोलियो का सवाल है, आई थिंक स्कीम्स काफ़ी हद तक ठीक है। जो आपका करंट एलोकेशन है, वो थोड़ा-सा स्मॉल कैप, मिड कैप हेवी है। आप चाहें तो जब उसमें स्टेप अप करें, तो इंक्रीमेंटली थोड़ा लार्ज कैप को आप बढ़ावा दे सकते हैं। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि आपने एक ईएलएसएस स्कीम ले रखी है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में हैं, तो फिर भी इसका फ़ायदा है, बट अगर नहीं, तो उसकी आवश्यकता नहीं है। टैक्स रिजीम में आपको ईएलएसएस रखने का कोई बेनिफिट नहीं है, राइट? तो रिटायरमेंट के लिहाज से मेरी एक और राय रहेगी कि आप एक अलग से गोल्ड फंड में भी एसआईपी करना शुरू करें। एक छोटा-सा कमोडिटीज़ एलोकेशन बढ़ाना अच्छी बात रहेगी। जिस तरह का वैश्विक माहौल है, आई थिंक वहाँ पर एक छोटा कमोडिटीज़ एलोकेशन भी पोर्टफोलियो में होना चाहिए। बाकी आई थिंक द स्कीम्स आर गुड इनफ। ओके, चलिए, तो ये सलाह दी गई है आपके पोर्टफोलियो को लेकर और बदलाव भी करने के सजेशंस दिए गए हैं। पोर्टफोलियो जो आपको क्रिएट करना है, उससे कितना एक्यूमुलेशन कर लेंगे, वो तमाम बातें आपको बताई गई हैं। नोट कीजिए इन सभी चीज़ों को और उस हिसाब से बदलाव आप कर सकते हैं। दिलीप हैं अगले व्यूअर, दिल्ली से हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। दिलीप नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? नमस्कार मैम। नमस्ते। एक्चुअली ये अकाउंट हमारी वाइफ के नाम से है और 6,000 का शिफ्ट कर रहे हैं। ओके। और अभी हमारा कॉर्पस लगभग 1 लाख के करीब हो गया है और 15 साल का गोल है डॉटर के लिए है, एजुकेशन के लिए 50 से 60 लाख के करीब। ओके, तो डॉटर के एजुकेशन के लिए 50 लाख का पोर्टफोलियो आपको चाहिए आफ्टर 15 ईयर्स। 6,000 के भी एडिशनल अभी सिप चल रही है, टोटल 10% का स्टेप करेंगे। 2,000 बंधन स्मॉल कैप में, 1500 पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में, 1500 आईसीआईसीआई लार्ज कैप में और 1,000 है मोतीलाल मिड कैप में। क्या सजेशन इनके लिए मोहित? जी, दिलीप जी, बहुत-बहुत बधाई कि आप अपने लड़की के लिए इस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। कोशिश करिएगा कि आप अपने सिप की रकम को बढ़ाते जाइए, सिर्फ़ डॉटर की एजुकेशन के लिए नहीं, बट अपने दूसरे गोल्स, चाहे वो रिटायरमेंट का या कुछ भी और गोल हो, उनके लिए भी आप थोड़ी सिप की रकम को बढ़ाएँ। जहाँ तक बात है आपके गोल्स की,
तो देखिए अभी आपका एग्जिस्टिंग कॉर्पस है करीब 1 लाख रुपए का, तो वो बढ़कर कुछ 5.5 लाख के आसपास पहुँच जाएगा 15 साल में। और जो करंट एसआईपी है आपकी 6,000 रुपए की, अगर मैं वहाँ पर 12% की रेट अज़्यूम करूँ, तो वो बढ़कर और उसमें मैंने 10% का स्टेप अप भी लगा दिया है। तो वो बढ़कर करीब-करीब 49 लाख के आसपास यानी 50 लाख के आसपास पहुँच जाएगा। तो कुल मिलाकर आप 55 लाख के आसपास का कॉर्पस जमा कर लेंगे। आपका लक्ष्य है 50 लाख का, तो वो आप आसानी से हासिल कर लेंगे। हालाँकि मेरी राय यही रहेगी कि अपने लक्ष्य को भी थोड़ा-सा बढ़ाइए और एसआईपी की रकम को भी थोड़ा-सा बढ़ाइए, दूसरे गोल भी उसमें शामिल करिए। तो डेफ़िनिटली आप बहुत अच्छी रकम जुटा पाएँगे। जहाँ तक पोर्टफ़ोलियो का सवाल है, पोर्टफ़ोलियो बहुत ही अच्छी तरीके से आपने बनाया है। 1 लार्ज कैप, 1 फ्लेक्सी कैप, 1 मिड कैप और 1 स्मॉल कैप। ये ज़रूर है कि आपने मिड और स्मॉल के अंदर में एलोकेशन 6,000 में से 3,000 रखा है, जो कि 50% ऑफ योर पोर्टफोलियो है। एक तरह से ठीक है, पर थोड़ा-सा लार्ज कैप हेवी हो पोर्टफोलियो तो हमेशा अच्छा रहता है, थोड़ा स्टेबल रहता है। तो आने वाले टाइम में जब आप इंक्रीमेंटल एसआईपी करें, तो लार्ज कैप को थोड़ा ज़्यादा बढ़ाइए। फिलहाल वो कम है और हो सके तो कहीं न कहीं एक गोल्ड का एसआईपी भी अपने पोर्टफोलियो में लगा दीजिए। यही 2 राय हैं। थैंक यू। ओके, चलिए जो बदलाव आपको सजेस्ट किए गए हैं बहुत माइनर से, इन्वेस्टेड रहिए और पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहिए, आप अपने गोल को हासिल कर लेंगे। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और क्वेश्चंस चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं यो मनी, हमारे साथ मोहित गांग मौजूद हैं आपके सभी सवालों को आंसर करने के लिए। अगले व्यूअर से बात करेंगे, आशुतोष हमारे साथ कनेक्टेड हैं। आशुतोष नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार मैम, मेरे नमस्ते, 2 क्वेश्चन है। सवाल मुझे बताइए। कॉन्ट्रा फंड के बारे में, कॉन्ट्रा फंड की डिटेल चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैं कॉन्ट्रा फंड में बताइए। इन्वेस्टेड नहीं हूँ। कॉन्ट्रा फंड Okay. की जस्ट डिटेल चाहिए कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू इंक्लूड कॉन्ट्रा फंड इन एनी पोर्टफोलियो। एंड सेकंड क्वेश्चन Okay. ये है, मैंने अपना पोर्टफोलियो भेजा है, तो वेदर आई एम राइटली इन्वेस्टेड और नॉट, दैट सम चेंज इज रिक्वायर्ड, दैट क्लैरिफिकेशन आई नीड। ओके, पहले तो इनफैक्ट ये बताइए मोहित, कॉन्ट्रा फंड इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे जो शायद पोर्टफोलियो में भी रखे हुए होंगे इस फंड को, लेकिन जानते नहीं होंगे कि कॉन्ट्रा फंड होता क्या है या इसकी क्या खासियत है। तो इनके पोर्टफोलियो में कॉन्ट्रा फंड नहीं है, जानना चाहते हैं कॉन्ट्रा फंड क्या होते हैं, कितनी रेलेवेंस होती है पोर्टफोलियो में कॉम्पोजिशन की, प्लस एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो पर तो राय चाहिए ही। 50,000 की सिप चल रही है, 50 लाख के पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 4 करोड़ का लक्ष्य है 15 सालों में। कौन से फंड्स हैं? 15,000 डाल रहे हैं आईसीआईसीआई प्रू मल्टी कैप में, एचडीएफसी के लार्ज कैप में 13,000, 12,000 निपॉन के मल्टी कैप में, 5,000 के आदित्य बिरला कॉर्पोरेट बॉन्ड में और 5,000 एसबीआई गोल्ड में। बताइए क्या सजेशंस? जी। तो देखिए आशुतोष जी, कॉन्ट्रा फंड जैसा कि नाम दर्शाता है, कॉन्ट्रेरियन कॉल लेना, यानी जो मार्केट कर रहा है उसके अलग जाकर कुछ करना। मार्केट ने जिसको बहुत ज्यादा तेजी दे रखी है, बहुत ज्यादा मोमेंटम दे रखा है, जिन सेक्टर्स में बहुत ज्यादा उछाल दिख रहा है, जहां पर रफ्तार तेज है, उनसे दूर रहना और ऐसे सेक्टर्स, ऐसे स्टॉक्स, ऐसी थीम्स में जाना जो कि अभी चल नहीं रही। उसका कुछ भी कारण हो सकता है कि ये साइकिल अभी ना हो सकता है आईटी की साइकिल ना चल रही हो सकता है कि अभी एफएमसीजी की साइकिल ना चल रही हो। तो ऐसे कॉल्स लेना जो कि आपको लगता है कि अभी पिटे हुए हैं, अभी बहुत नीचे के स्तर पे हैं, अभी जिनका वैल्यूएशन ज़्यादा महँगा नहीं हो रखा है, आप फंड मैनेजर के ज़रिए वहाँ पर एंट्री ले लेंगे और उसमें आराम से अपनी पोज़ीशन बना लेंगे और वेट करेंगे उस साइकिल के आने का। वो साइकिल हो सकती है 1 साल में आए, वो साइकिल हो सकती है 5 साल में आए। पर आपने अच्छे स्तर पर एंट्री ली है, तो जब भी उसका साइकिल आएगा, आप डेफ़िनिटली बहुत अच्छा पैसा बनाएँ। तो ये तो है कॉन्ट्रेरियन फिलॉसफी। एक तरह से कुछ-कुछ इसमें वैल्यू थीम का मिश्रण रहता है कि यानी आप बहुत ज़्यादा वैल्यू पिक्स करने की कोशिश करते हैं, जो इंडस्ट्रीज़ है, जो सेक्टर्स थोड़े से पिटे हुए हैं, फिलहाल नहीं चल रहे, आप उनमें जाने की कोशिश करते हैं, राइट? तो यहाँ थोड़ा-सा हाई रिस्क स्ट्रैटेजी है, थोड़ा लॉन्ग पेशेंस और लॉन्ग वेट का भी स्ट्रैटेजी है। आपको काफ़ी लंबी अवधि के लिए अपना पैसा डालना पड़ेगा ताकि आप वो एक पूरी साइकिल देखें कि जब वो सेक्टर वापस चल के आए और उसमें आप पैसा बनाएँ। और यहाँ पर अगर किसी कारणवश फंड मैनेजर गलत चला जाता है, अगर वो गलत साइकिल को पकड़ लेता है, तो दोनों तरफ आपको मार लगेगी। पहले जब आपने एंट्री ली, तब आप उन सेक्टर्स में नहीं थे जो कि चल रहे थे और दूसरा जब जिन सेक्टर्स में आपने एंट्री ली, उनकी चाल बदली ही नहीं आने वाले 2, 3, 5 सालों तक, राइट? तो दो तरफा रिस्क हो सकता है, तो आपको काफ़ी संभल कर, काफ़ी देखकर, सोच समझ कर ही इसका एलोकेशन लेना चाहिए।
मेरी राय ये है कि एक अच्छा फ्लेक्सी कैप और एक अच्छा मल्टी कैप फंड आपको ऑलरेडी उन सारे सेक्टर्स और थीम्स का एलोकेशन देता है, जहां पर कि फंड मैनेजर को लगता है कि आने वाले समय में वो अच्छा कर सकते हैं। तो एक अलग से कॉन्ट्रा फंड की किसी पोर्टफोलियो में ऐसी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, अनलेस कि आपको थीम में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है और आप चाहते हैं कि उस तरह का कुछ एलोकेशन अपने पोर्टफोलियो में करना चाहें। ऐसी कोई भी बोलते हैं एसेट एलोकेशन की थ्योरम या थियरी नहीं है कि आपको कॉन्ट्रा फंड लेना ही है अपने पोर्टफोलियो में। इनफैक्ट मेरी राय में इसे अवॉइड करना ही बेटर है। अगर आप एक अच्छा वेल डाइवर्सिफाइड स्टेबल पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तो फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, लार्ज कैप यही सब थीम्स के अंदर में अपने पोर्टफोलियो को बनाइए। बाय डिफॉल्ट फंड मैनेजर इनमें कॉन्ट्रा कॉल्स लेता है, जब उसे ठीक लगता है तो वो आपको अपने पोर्टफोलियो में मिल ही जाएगा। तो ये तो रही कॉन्ट्रा की बात। जहाँ तक सवाल है आपके पोर्टफोलियो का, तो अगर मैं आपके पोर्टफोलियो को देखूं तो यहाँ पर आपने एक कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड ले रखा है। अब मुझे नहीं पता कि आपने किस सोच के साथ में एक कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में एसआईपी किया है। बहुत ही कम निवेशकों को देखने में मिलता है कि उन्होंने किसी डेट फंड में एसआईपी लगा रखा है। मेरी राय में जब भी आपको डेट फंड में एंट्री लेनी है, चाहे उसे आप सेफ्टी नेट बोलिए, इमरजेंसी कॉर्पस बोलिए या किसी और शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए आप वो कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। तो एसआईपी की आवश्यकता नहीं है, आप चाहे तो उसमें लमसम भी निवेश कर सकते हैं। जब-जब आपके पास में एक्स्ट्रा सरप्लस हो, आप उस पैसे से उस फंड में एंट्री ले सकते हैं और एक डेट कॉर्पस बिल्ड कर सकते हैं। जब आप एसआईपी करते हैं, तो आप मार्केट की वोलैटिलिटी को एवरेज आउट करना चाहते हैं। कॉन्सेप्ट एवरेजिंग का तभी वर्क करता है जब आपकी जो स्कीम हो अंडरलाइंग वो थोड़ी वोलेटाइल हो। तो इसलिए इक्विटी फंड्स में एसआईपी का कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा अच्छे से काम करता है और वहीं पर हम सलाह भी देते हैं कि आप एसआईपी कर मार्केट में एंट्री लीजिए। तो अगर आपको स्पेसिफिकली फिक्स्ड इनकम एलोकेशन की आवश्यकता नहीं है, राय ये रहेगी कि उसे किसी बैलेंस एडवांटेज या मल्टी एसेट फंड में, जो भी कंजर्वेटिव ऑप्शन है थोड़ा-सा, उसमें आप उसकी एसआईपी को शिफ्ट कर दीजिए और जहां भी आपको डेट का एलोकेशन करना है फिक्स्ड इनकम का, उसे आप जब-जब आपके पास में सरप्लस रकम हो, एक लमसम के ज़रिए आप डेट में एलोकेशन ले सकते हैं। रही बात आपके फंड्स की, सॉरी आपका जो डेट एलोकेशन था उस पे, अदरवाइज आपके जो पोर्टफोलियो में फंड्स हैं वो काफी अच्छे हैं। आपके पास एक लार्ज कैप, 2 मल्टी कैप और एक गोल्ड फंड है। आई थिंक द एलोकेशन इज परफेक्टली फाइन बिकॉज़ मल्टी कैप में आपको मिड और स्मॉल कैप का एलोकेशन मिल रहा है। जहां तक आपके लक्ष्य का सवाल है, आई थिंक 50,000 रुपए का सिप, 50 लाख का एक्यूमुलेटेड पोर्टफोलियो, अगर मैं 12% का रिटर्न अज्यूम करूं 15 साल के लिए, तो करीब-करीब 5 करोड़ 11 लाख रुपए के आसपास आप अपनी रकम जुटा लेंगे, जो कि एक बहुत अच्छी रकम है। जाते-जाते मैं आपको कुछ कॉन्ट्रा फंड्स के नाम दे देता हूँ। इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा, कोटक कॉन्ट्रा और एसबीआई कॉन्ट्रा। ये तीनों फंड्स काफ़ी अच्छे हैं और अगर आप कॉन्ट्रा फंड करना ही चाहते हैं, तो इन तीनों में से भी चुनाव कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये सलाह आपके लिए दी गई है आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो पर भी और कॉन्ट्रा फंड पर भी। कॉन्ट्रा फंड में निवेश करना चाहते हैं तो कौन से फंड्स में कर सकते हैं वो तो जानकारी दी ही गई है, लेकिन ओवरऑल आपके पोर्टफोलियो में कंपोजिशन किस तरीके का है, कौन से फंड शामिल है, उस पर काफ़ी हद तक निर्भर करता है कि कौन सी कैटेगरीज आपको रखनी है या फिर नहीं, और कब आपकी पोजिशनिंग पोर्टफोलियो में कॉन्ट्रा फंड की होनी चाहिए, वो तमाम बातें मोहित ने बताई। लेकिन चलिए आप पूछ लेते हैं मोहित के टॉप 4 फंड्स उन व्यूअर्स के लिए जो मोहित की चॉइस के हिसाब से पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। बताइए मोहित। जी, दीपाली जी, देखिए, मैंने आप ही के शो में शायद ईयर एंड में भी ये बोला था कि इस साल मेरी राय में स्मॉल कैप से दूर रहना चाहिए सभी निवेशकों को, तो उस कैटेगरी से मैं बिल्कुल बाहर हूँ। मेरी राय में फिलहाल यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 लार्ज कैप के अंदर में पैसिव इंडेक्स फंड, जो कि 51st से 100 मार्केट कैप को ट्रैक करता है। एक्टिव में इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप फंड, बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड, ताहिर बादशाह सीआईओ हैज डन फैंटास्टिक जॉब। मिड कैप में एक्टिव एलोकेशन, ईडलवाइज मिड कैप फंड, सुपर्ब ट्रैक रिकॉर्ड, अगेन वेरी वेरी कंसिस्टेंट। एक कमोडिटीज एलोकेशन, यहाँ पर मेरी पसंद रहेगी एबीएसएल गोल्ड फंड या कोई भी दूसरा गोल्ड फंड। फिलहाल के लिए मैं सिल्वर रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। आई थिंक बहुत ज्यादा रनअप हो गया है वहां पर, तो थोड़ा सा उसमें वेट एंड वॉच की सिनेरियो रहेगी और एक गोल्ड फंड का एलोकेशन इज हाईली रिकमेंडेड। तो ये है मेरे 4 चॉइसेस। ओके, तो चलिए, ये रही मोहित की पिक्स आपकी स्क्रीन पर। यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50, इन्वेस्को लार्ज मिड कैप, एडवाइज मिड कैप, आदित्य बिरला गोल्ड फंड। थैंक यू मोहित शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, बजट पर भी हमारे व्यूअर्स को जानकारी देने के लिए शुक्रिया। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।